मैग्नेट से शुरू होना था हमें, शायद ये तो पूरा हो गया था, ऐड करके भी दिखा दी थी रिएक्शन सा। तो देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट में इतनी थोड़ी सी बात हमारी कल हो गई थी कि एक होता है K2MnO4 जिसके बारे में हमने बहुत कम सुन रखा है या सुन ही नहीं रखा होगा, और एक होता है KMnO4। ये बहुत सारी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अगर आपको याद आता हो, न्यूट्रल मीडियम में भी था, एसिडिक मीडियम में भी था और बेसिक मीडियम में भी था। तो KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, GANATE, दिस इज ए, और इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है क्या? अब बोलते बोलते ये कहानी आई कि दिस इज ग्रीन इन कलर एंड दिस इज पर्पल इन कलर। और जिन्होंने टाइट्रेशन की होगी या कर ली होगी उन्होंने तो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर भी देखा होगा। बहुत डाइल्यूटेड वर्जन में पिंक फील देता, अदरवाइज पर्पल होता। अब इसमें अगर आप ध्यान दो तो MnO4 2 नेगेटिव नाम का आयन बन रहा, और इसमें अगर आप ध्यान दो तो MnO4 नेगेटिव नाम का आयन बन रहा, एनायन बन रहा। अब Mn जब चारों हैं तो टेट्राहेड्रल ही लगाने हैं या नहीं? यहाँ भी Mn है, 4 हुए तो टेट्राहेड्रल ही लगाने हैं। फिर स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों का? चार्ज की बात आए तो दोनों पे 2 नेगेटिव भी है। हाँ जी, एक पे नेगेटिव है, एक पे 2 नेगेटिव, मैं गलत बोल गया। एक पे नेगेटिव है, एक पे 2 नेगेटिव है, बस वही फ़र्क आ रहा। तो वही ट्रिक हमें क्या ध्यान रखनी है, जिसमें 2 नेगेटिव है उसमें हम 2 O पे नेगेटिव लगाएंगे और बाकियों को डबल बॉन्डेड कर देंगे। जिसमें एक ही नेगेटिव है हम एक पे नेगेटिव लगाएंगे और बाकियों को ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। शेप दोनों की टेट्राहेड्रली काउंट होगी। डन। अब जब हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट कल पढ़ा था तो उसके प्रिपरेशन का एक ही मेथड था, बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट एंड फ्री एक्सेस ऑफ एयर। हाँ या नहीं? लेकिन यहाँ पे आपको वो 3 या 4 मेथड पढ़ाएगा। 2 मेथड बिल्कुल एक से हैं, बस बुद्धू बना रखा है अलग अलग नाम देते हुए या अलग अलग वो देते हुए। तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला Na2Cr2O4 था, Na गलत बोल रहा हूँ, FeCr2O4 था। और सोडियम क्रोमाइट से करने पर वो पहले सोडियम क्रोमेट बना था या डाइक्रोमेट बन गया था? सोडियम क्रोमेट बना था। और फिर सोडियम क्रोमेट में आपने एसिड डाला था, यानी pH डिक्रीज की थी। pH डिक्रीज करने से वो येलो क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो गया था। अब यहाँ तो एक ही ये मेथड था। अब यहाँ वो क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ क्रोमाइट ओर इस बार वो कहता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ नाम नहीं दे रखा, लेकिन बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। तो ये 3 रिएक्टेंट जैसे नजर आ रहे हैं ना, MnO2, NaOH, KNO3। बोलो जल्दी, हाँ ना तो बोला करो सर, तभी तो लगे हाँ जाग रहे हो। तो 3 के साथ रिएक्शन बैलेंस करनी इन्हें मुश्किल पड़ रही होती है, तो इन्होंने क्या चाल चली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, फाइनली तो नेसेंट हो ही दे रहा होगा ना, तो बस उसने उस नेसेंट ओ की जगह भी बैलेंसिंग करने के लिए वो 2 लिख दिया। और ये जो MnO2 है, इस MnO2 को
इस MnO2 को पायरोल्यूसाइट और कहते हैं, PYROLUSITE, पायरोल्यूसाइट और। नोट कर लो, याद रख लो, जैसे वहाँ क्रोमाइट और है ना, यहाँ पायरोल्यूसाइट और। अब सीधा रिएक्शन पे आते हैं। MnO2 पायरोल्यूसाइट और एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के नाम पे इसने क्या लिया, KOH। हमारा भी दिमाग शरारत में चल रहा है क्योंकि हमें यहाँ K का सॉल्ट बनाना था। वहाँ अलग ही मजबूरी थी, हमने बनाना तो K का सॉल्ट था, फिर भी हमने सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया था, तो इसलिए पहले सोडियम क्रोमेट फिर सोडियम डाइक्रोमेट बना था, और सोडियम डाइक्रोमेट को KCl में डाला था। फंक्शन प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट के। याद आ गया, KCl डाल के जब सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम में चेंज कर दिया था। और जब सोडियम क्रोमेट बन गया था तो उसको आपने H+ डाल के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था, सोडियम डाइक्रोमेट बनाया था। दोबारा बोलूँ मैं, स्लिप मार गया, कि सोडियम क्रोमेट को एसिड डालकर सोडियम डाइक्रोमेट बनाया था, और फिर उस सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से ट्रीट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया था। तो अब यहाँ भी जरा सी सिमिलरिटी क्या है कि जब आपने ट्रीट करा तो पहले पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं बन गया, पहले बना पोटेशियम मैग्नेट, तो कुछ तो बात वहाँ से सिमिलर आई। फिर उस पोटेशियम मैग्नेट में वहाँ की तरह यहाँ भी एसिड डाला, जैसे वहाँ सोडियम क्रोमेट में डाला था। अब जब आपने ऐसा किया, मैं गलत बोल गया हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो, ये बुक में गलत छपा है क्या? ठीक, हाँ ये ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, हाँ मुझे विजिबल हो रहा था, सॉरी, ये मैं नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पोटेशियम मैंगनेट को आपने एसिडिफाई किया, या ऐसे बोल दूँ pH डिक्रीज की, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट। और साथ में एक फ्री गिफ्ट क्या मिली इस बार, MnO2। तो देखिए, दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4, ये रहा K2MnO4, विच डिस्प्रपोर्शनेट्स इन, अब यहाँ बदमाशी कर गया, न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन हमें डिस्प्रोपोर्शनेट कराया किसमें इसने, इक्वेशन में, सिर्फ एसिडिक में। और अब याद करो, कल एक क्वेश्चन आया था, सॉल्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव एन एग्जाम्पल। उसमें मैंने आपसे कहा था फिलहाल आपको एग्जाम्पल देना है तो ये सबसे वाला आसान वाला ये एग्जाम्पल दे दो, या फिर उस 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2 दे दो। लेकिन जो इसने एग्जाम्पल दिया है ये आपको याद करना पड़े ही पड़ेगा, यही वर्ड से मेरे या नहीं, ये देखो, क्योंकि ये आपको पोटेशियम पर मैग्नेट की तैयारी में काम आएगा। तो ये पोटेशियम मैग्नेट था, ये पोटेशियम पर मैग्नेट था, एसिडिक मीडियम करने से हुआ था। तो डिट्टो यही वाली रिएक्शन है, ये वाली, ठीक है। तो इस साल बोर्ड के लिए तो आप नहीं कर रहे, बिल्कुल बोर्ड के पेपर के लिए कि एग्जैक्टली ये आ जाएगा, अदरवाइज तो करना ही करना। अब पहला मेथड इनका ही खत्म हो गया। अब दूसरा मेथड वो करता है कॉमर्शियली, यानी इंडस्ट्रियल मेथड। एग्जैक्टली यही है, बस लैंग्वेज बदल रहा है, और यहाँ एसिडिक मीडियम के बजाय कुछ और कर देगा, रिएक्शन यही लिखेगा लेकिन। और ये आसान मेथड है, क्यों, कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन, तो क्या यहाँ एल्कलाइन नहीं था, NaOH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो क्या यहाँ ऑक्सीडेटिव नहीं था। फ्यूजन मतलब पिघला के मिलाना, किसको, वही पायरोलोसाइट और को। तो क्या यही बात को इंग्लिश में नहीं बदल लिख दिया उसने कि फ्यूजन ऑफ KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 विद ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है वहाँ, तो ये बन गया होगा। तो देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस करना भी नहीं पड़ा, वही सब बातें लिख दी यारों पे। MnO2 है, फ्यूज विद KOH है, ऑक्सीडाइज विद एयर या KNO2 है, KNO3 है, और वही क्या बना फिर से, डार्क ग्रीन मैंगनेट।
अब वहाँ इस मैंगनेट का डिस्प्रपोर्शनेशन कराया था ना ऊपर, जिसके लिए हमें डरावनी सी रिएक्शन याद करनी पड़ रही थी। यहाँ उसकी जगह उसने बोल दिया इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑक्सीडेशन कराना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते थे या किसी से इलेक्ट्रॉन लेते थे तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, उससे इलेक्ट्रॉन लेते थे तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते थे क्या मोल्टन NaCl में भी, ब्राइन में या मोल्टन NaCl में? पहले मोल्टन NaCl वाला आसान पड़ेगा। Na+ जाता था बीइंग कैटायन कैथोड पे, और कैथोड पे जाके क्या करता था? इलेक्ट्रॉन खा के Na बन जाता था। तो मैं बोल सकता हूँ ना, सोडियम का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा हमने। और Cl- जो है वो एनोड पे जाता था, वहाँ जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और लूज करके Cl बनता था। अब Cl एग्जिस्ट नहीं करता तो आप ऐसे दिखा देते थे। तो यहाँ क्या हुआ? क्लोरीन का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन हो गया क्या क्लोराइड का? तो इसी तरह से यहाँ इस मैंगनेट का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन लिख दिया वर्ड, बस बना क्या दिया सीधा पर मैंगनेट। अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान जाने। तो यही बात नहीं हुई दोबारा से, बस यहाँ एसिडिक डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाया, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन वर्ड से काम कर दिया। सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड पे आता है। थर्ड मेथड क्या कहता है? इन लैब। तो अब ये इंडस्ट्रियल मेथड है तो ये लैब मेथड है, तो ये कौन था? ये तो गायब से ही हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी इंडस्ट्रियल मेथड ही होना चाहिए, लेकिन गायब करा तो कुछ नहीं। हमारे से उसने प्रिपरेशन पूछी तो हम तो पहले वाला ही लिख के आते हैं, या दूसरा। कॉमर्शियल पूछे तो दूसरा ही लिखना, लैब पूछे तो फिर तीसरा ही लिखना, और सिंपली इन जनरल पूछे तो आपकी मर्जी, तीनों में से कोई सा लिख दो। इसमें क्या है? इसमें आप मैंगनीज 2+ आयन का सॉल्ट लेते हैं और उसे ऑक्सीडाइज कराते हैं। किससे? परऑक्सो डाइसल्फेट। किसी को याद आया क्या परऑक्सो डाइसल्फेट? नहीं याद आया? हाँ, H2SO8 तो है। क्या करा था हमने? 2 सल्फ्यूरिक एसिड की मिरर इमेज बनाई थी। हाँ जी बोलिए। H2O नहीं निकाला था ना, यही तो याद दिलाना था। परऑक्सो है ना, परऑक्सो। परऑक्सो मतलब परऑक्साइड लिंकेज जिंदा रखनी है, और परऑक्साइड जिंदा रखने के लिए हमने सिर्फ H2 निकाला था। और सिर्फ H2 निकालने से ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ H2 निकल गया। कैसे निकला वो हमें मतलब नहीं है, निकल गया और ये बन गया। तो दिस इज, अब इस पे से 2H+ निकाल दोगे अगर आप तो क्या होगा बोलो? तो उसका नाम परऑक्सो डाइसल्फेट। ये मैं इसलिए चमका के बनाया, अगर आपको याद हो जब हमने कॉन्क H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, एक था डाइल्यूट H2SO4 का। डाइल्यूट H2SO4 का तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा था जैसे एसिडिफाइड वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली थी। लेकिन कॉन्क H2SO4 में कैथोड पर तो H+ आते हैं, पानी में भी H+ ही है, और कॉन्क H2SO4 के H2SO4 में भी H+ ही है, तो वो तो H+ से कैथोड पर H2 बनता था। लेकिन एनोड पर बनता था कैसे? 2SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर H2O8 2 नेगेटिव बन जाते थे। याद आया किसी को या नहीं? ये एनोड का रिएक्शन। और कैथोड का 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन खा के H2 बन जाते थे। बोलो जल्दी। तो मैंगनीज 2 आयन का सॉल्ट यानी Mn2+ आयन का कोई सॉल्ट आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखना आसान पड़ता है, क्योंकि बैलेंसिंग कम पड़ेगी, क्योंकि इसके जो साथी रहे होंगे सॉल्ट के MnCl2 MnSO4 जो भी रहा होगा उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, खाली Mn2+ ही बैलेंस करना। परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ
Mn2+ का मुझे शरारत रटी हुई थी कि मुझे पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना, माइनस पे ध्यान देना, माइनस बड़े हल्के हल्के बना रखे हैं इन्होंने। तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट खुद रिड्यूस होके क्या बन गया, सल्फेट। और पानी जब इधर आ गया तो बैलेंसिंग करने के लिए H+। तो 5-10 बार रिएक्शन लिख के देखो, रट जाएगी, याद हो जाएगी। 10 बार लिखते वक्त, 5 बार तो नहीं, 10-15 बार लिखो, और लिखते वक्त बोल बोल के लिखो, पक्का याद होगी। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी बात हुई भी थी कि पर्पल कलर का होता है, तो जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इतना डार्क पर्पल होता है कि ब्लैक क्रिस्टल्स ही नज़र आते हैं। अभी से किसी बुक से जहाँ से लाइन कॉपी पेस्ट मारी, वहाँ पे इस टॉपिक से पहले कहीं पोटेशियम क्लोरेट पढ़ा, परक्लोरेट पढ़ा रखा होगा, तो इसलिए लिख दिया आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4। भैया हमें तो ऐसे बता रहा है जैसे पीछे कहीं KClO4 का स्ट्रक्चर पढ़ाया हो, तो हमारे कोर्स में तो कहीं है नहीं। हमारी चीटिंग मार पकड़ी गई। अब द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद करो लैब में टाइट्रेशन जिन्होंने की है या कर ली, पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में घुला होता है और उसकी वहाँ पे मोलैरिटी या स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ज़्यादातर स्कूल्स में जो KMnO4 गया होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 1.2-1.4 ग्राम पर लीटर के आसपास होती है ज़्यादातर स्कूल्स में, 1.2, 1.4, 1.5 तक। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्दियाँ वैसे हो रही होती हैं जब बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो डिज़ोल्व करने में दिक्कत आती है, तो ज़्यादा कंसनट्रेशन वाला यूज़ करते हैं नहीं। तो इसका मतलब पानी में बहुत हाईली सॉल्युबल नहीं है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, बोला मैंने, और 2 या 3 साल पहले बोर्ड के पेपर में आ गई। हीटेड इट डिकम्पोजेस, टेम्परेचर याद रहे ठीक, नहीं याद रहे काम चलेगा, मुझे रिएक्शन याद रखनी है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट हीट करने पर टूट गया किसमें, पोटेशियम मैंगनेट में, और वो पायरोलोसाइट वाला MnO2, और बैलेंसिंग के लिए O2। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम पे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से रिपीट होने की संभावना जब भी बोर्ड के पेपर में वापस आ जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या मैंने करा दिए, दोनों के लिए वर्ड टेट्राहेड्रल भी लिख दिया था पीछे, कलर भी लिख दिए थे, ग्रीन और पर्पल। अब ये लाइन देखो फिर से, बेईमानी इसकी किसी जगह से कॉपी पेस्ट का नतीजा। इट हैज़ 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़े इंटरेस्ट की हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की। क्या है भाई? इट्स इंटेंस कलर, बहुत डार्क रंग का है, एंड वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्या है? आगे खा गया। These can be explained by the use of molecular orbital theory which is beyond the present scope। छोड़ भाई, फिर हमें क्यों पढ़ा। अब मैग्नेटिज्म कुछ उसने बोल के दे दिया, पैरामैग्नेटिज्म वगैरह। अब ट्रिक याद क्या रखनी है, मैग्नेट जो होता है वो चलो पहले ये लाइन कर लो, दोनों कैसे हैं, टेट्राहेड्रल हो गया। अब कहता है ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, ये रटना है एंड ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो पक्का है, जब पैरामैग्नेटिक था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होने ही थे। बट परमैग्नेट इज डायमैग्नेटिक। अब मुझे पेपर के दिन तक, अभी तो सुन के लग रहा ठीक है हो गया जी याद, पेपर के दिन तक आते आते या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस देखते ही मैं कंफ्यूज, पता नहीं कौन सा क्या था। तो देखो नंबर 2 की ट्रिक, पर मैंगनेट। अब तो विश्वास हो गया होगा केमिस्ट्री वाले 100 में से 90 95 बार उल्टा ही चलते थे। तो पर मैग्नेट काश पैरामैग्नेटिक होता, बात बन गई, ट्रिक समझ आ गई। नहीं ये तो क्या होगा, क्योंकि इन्हें तो उल्टा चलना है, तो फिर मैंगनेट कैसा होगा, हो गया याद या नहीं?
अब जब ये डायमैग्नेटिक है तो इसमें तो पक्का ही ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। डायमैग्नेटिक की तो बात यही होती थी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते थे। पैरामैग्नेटिक में क्या है, गारंटी है एक ही अनपेयर्ड होगा? एक भी अनपेयर्ड हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अनपेयर्ड हो सकता है। ज़्यादातर O2 पैरामैग्नेटिक था क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड थे। तो अब कितने पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड है? तो पहली शुरुआत तो 1 से ही होती है कि कम से कम एक तो अनपेयर्ड होगा ही, तो बस इसमें 1 ही अनपेयर्ड है। कैसे याद रखूं? इसके ऊपर MnO4 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो मान लो जो इसके पे नेगेटिव चार्ज है वही अनपेयर्ड है, याद रखने के लिए ट्रिक। और पर मैग्नेट में MnO4 2 नेगेटिव है, तो देखो ये 2 नेगेटिव, तो 2 कैसे हैं? समझ गए? क्लॉक एंटी क्लॉक। तो ये कोई वो नहीं है केमिस्ट्री, ये तो याद करने की ट्रिक है, समझे? बोलो मैडम। में ये ट्रांजिशन मेटल, बोलो। और ये अपना पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें जब पाई बॉन्डिंग होनी होगी, इसमें जब पाई बॉन्डिंग होनी होगी तो क्या ये किस्सा रहा होगा? कुछ याद आया हो पी ब्लॉक चैप्टर की लाइन? तो इसको हमने क्या वहां डी पाई पी पाई बॉन्ड कहा था ना। तो ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है, द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बना के दिखाया मैंने। खुशी शर्मा जी आ गया है नहीं? विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, बोलो। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, तो Mn और O में जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसमें 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है और इसमें, बोलो, 3 नहीं हो गए? 3 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जिसमें कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, इसमें कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है। समझ गए ऑब्जेक्टिव वाले? अब हमने पढ़ा एसिड KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में भी है, न्यूट्रल मीडियम में भी है और बेसिक मीडियम में भी है। पढ़ा ना या नहीं पढ़ा? तो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एक बार तो ये न्यूट्रल मीडियम जैसा लग रहा क्योंकि कोई H+ नहीं है, और 2 बार एसिडिक मीडियम लग रहा। देखो लग रहा है, लग रहा। तो इनमें हमें ये वाला तो कभी पढ़ाते ही नहीं, मतलब ये के ऊपर कभी क्वेश्चन कहीं दे नहीं रखे, क्वेश्चन बस इसी पे है। तो मुझे ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, जैसे मैंने पीछे पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक रिएक्शन याद की थी, हाफ रिएक्शन। याद आई क्या? हाँ वो वाली। फिर उसमें हमने 4 रिएक्शंस ऐड कर करके देखी थी। फेरस से फेरिक बन रहा था, Ki से I नेगेटिव से I2 बन रहा था, H2S से S बन रहा था और SnCl2 से SnCl4 बन रहा था। याद आ गई 4? जो लिख के देख रहे हो ना, अच्छी याद आ रही है? करके लिख के देखा था वर्मा जी या नहीं अभी? तो MnO4 नेगेटिव से खेलना है इस बार। मीडियम क्या रखना? H+। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने पहले भी कभी जब टाइट्रेशन वगैरह समझाई लेक्चर देते हुए आपको 11th में भी और 12th में भी 1-2 लेक्चर्स में बीच में, तो बोला था एसिडिक मीडियम में Mn नेगेटिव Mn2+ बनता, इसलिए उसका n फैक्टर यहाँ, सॉरी n फैक्टर यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, यहाँ +2 होती है, तो उसका n फैक्टर 5 होता। जब इक्वलेंट्स पढ़ाए थे तब भी ये बात बढ़ाई थी, जब n फैक्टर बढ़ाया था इक्वलेंट्स मॉलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 लैब की टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में कराई जाती हैं दोनों,
ऑक्जेलिक एसिड वाली भी और मोहर सॉल्ट वाली भी। तो उन दोनों टाइट्रेशंस में KMnO4 का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को 5 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 चेंज हो रहा। याद आया कुछ? और नहीं आया तो आप सुन रहे हैं कि मेरी लैब में 2 टाइट्रेशंस हैं 12th के कोर्स में। दोनों टाइट्रेशन में ब्यूरेट में KMnO4 लेते हैं और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में या तो ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और या मोहर सॉल्ट लेते हैं। मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe2+ होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। और दोनों ही टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में कराई जाती हैं। जब ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं तो 20 या 25 ml ऑक्जेलिक एसिड लेने के बाद उसमें प्लस हाफ टेस्ट ट्यूब क्या डालते हैं? डाइल्यूट H2SO4। और यहाँ मोहर सॉल्ट में क्या होता है कि जब मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तब सॉल्यूशन बनाते हुए ही भाई पहले सॉल्ट तोल के डाला, फिर उसमें पानी डालने से पहले ही सॉल्ट प्लस आधा पौना टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 फिर वाटर मिला के तैयार करते हैं क्या? मोहर्स सॉल्ट सॉल्यूशन। समझे? नहीं है एसिड मिलाएं तो आपका Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ बन जाता है। सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। टाइट्रेशन में अगर आपका मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन ग्रीन हो गया तो या येलोइश हो गया तो मतलब आपका सॉल्यूशन ख़राब हो चुका, उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बोलूँ, टाइट्रेशन रिपीट कर रिवाइज कराई मैंने 12th का प्रैक्टिकल देने वालों को। परसों भी CBSE डायरेक्टर एकेडमिक्स का स्टेटमेंट आया कि प्रैक्टिकल तो कराएंगे ही। बाकी वक्त बताएगा क्या होता। तो मुझे Mn बैलेंस हो गए। 4O बैलेंस करने के लिए क्या मुझे यहाँ 4 H2O लगाने पड़ेंगे? 4O बैलेंस हो गए। फिर 4O करने के चक्कर में 8 होंगे तो यहाँ 8H+ लगाने पड़ेंगे या नहीं? और याद कर, ये ट्रिक बड़े बढ़िया है। 5 इलेक्ट्रॉन से घेर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक वहाँ थी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस एसिडिक मीडियम में करता है वो भी काम, और वहाँ वो बाद में किस में बदलता है? Cr3+ में। तो 7O है तो क्या लगाना पड़ेगा? 7H2O। जैसे ही जो है तो ये फौरन क्या लगाना पड़ेगा? 14H+। और वहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ था, तो ये 2 क्रोमियम है तो 3 की वजह से बजाय 6 हो जाएगा। 1 क्रोमियम में 3 का हुआ या 2 क्रोमियम तो है ही ना, तो इसलिए यहाँ 6 हो। तो बताओ कितना आसान है इन दोनों हाफ रिएक्शंस को याद करना। बस ये ध्यान रहे कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही करता है, वो Cr3+ बनता। हो गया, हाफ रिएक्शन याद हो गई। अब ऑब्जेक्टिव पेपर वाले ध्यान दो, एंट्रेंस वाले ध्यान दो। वहाँ वो क्वेश्चन घुमा सकता, एसिडिक मीडियम में अगर MnO4 नेगेटिव Mn2+ में ना चेंज हो गया, किस में चेंज हो रहा हो? MnO2 में। तो उस पर्टिकुलर केस में n फैक्टर 3 हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे अभी भी +7 है, यहाँ +4 है। तो इसकी और किसी गहराई में वो उतरने की कोई संभावना नहीं है। बस यही हो सकती है कि जी पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में अगर MnO2 बदल रहा है, या ऑब्जेक्टिव बना दे जी एसिडिक मीडियम में कि MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट्स प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकती हैं, तो उनमें एक ऑप्शन डाल सकता है जी +4 भी हो सकती है, और +4 अगर वो MnO2 बन रहा है, +2 अगर वो Mn2+ बन रहा है। समझ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? थोड़ा दाएं बाएं करता है इस चीज़ के ऊपर, तो अब इस फंडामेंटल से ध्यान रह जाएगा। अब बात आती है कि ये तो हाफ रिएक्शन आपने लिख दी किसकी? ऑक्सीडेशन की।
नहीं, रिडक्शन की। तो अब ऑक्सीडेशन किस किस का, तो कल की तरह वो बोले जी FeSO4 पर KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन या उसकी रिएक्शन दे दो एसिडिक मीडियम में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस ही बनाएगा, और ऐसा है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। तो इन दोनों को ऐड कर दूं, 12th वाले इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी टाइट्रेशन की रिएक्शन हो गई तैयार, KMnO वर्सेस मोहर सॉल्ट वाली, क्योंकि मोहर सॉल्ट में यही तो ऑक्सीडाइज हो रहा, फेरस टू फेरिक। तो वाइवा वाले टाइट्रेशन वाले ध्यान दो, वाइवा वाला क्या देता है, मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 में इन्वॉल्व रिएक्शन लिख दो। तो आप दोनों हाफ रिएक्शन उसके सामने सजाओ। इस रिएक्शन को क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, और फिर इसमें ऐड कर दोगे। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे या नहीं। फिर उसने बोला नहीं मुझे तो SnCl2 ऑक्सीडाइज करके दिखाओ, तो आपने पीछे पढ़ लिया SN2 प्लस ऑक्सीडाइज होके। अब इसको इसमें ऐड करनी पड़ जाए तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। फिर कल और क्या था, KI को करो जी याद आ रहा है। तो KI का क्या हुआ था, 2I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके I2 बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस बार क्या करोगे, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और इसको फिर ऐड करोगे। बोलो सर जल्दी जल्दी हाँ या नहीं, इतने सारे लोग हैं जल्दी से बताओ, नींद वींद तो नहीं आ रही। ये 2-3 जने इंटरेक्ट कर रहे हैं बस, आरोही जी, आशी जी, अभिनव, आयुषी, ऐश्वर्या, आ भी रहा, किसी की आवाज़ ही नहीं निकल रही, सिर्फ 3 जने बात कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो बोलो, हिमाद्री जी बोलो। हिमाद्री जी सो गए क्या, यस सर सो गए, नहीं मेरे को लगा यस सर सो गए। चौथा कौन था कल, 3 तो ये थे, चौथा H2S था। तो H2S क्या करेगा, 2H प्लस तो 2H प्लस ही रहेंगे, और जो सल्फाइड आयन है वो, तो इस वाली को भी 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या नहीं, बोलो जल्दी। कितनी हो गई है, 4 हो गई कल वाली। अब आप बुक में देखोगे तो बुक में शायद ये वाली नहीं है, तो मैंने बेईमानी में कर दी। अब मैं और जो एडिशनल कर रहा हूँ, टाइट्रेशन एक ऑक्जेलिक एसिड वाली थी, तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या C2O4 2 नेगेटिव आयन होता है। आवाज़ नहीं आती तुम्हारी जरा सी भी, कितनी बार पढ़ोगे ऑक्जेलिक एसिड, दोनों H प्लस निकाल दो तो C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, अब 2C है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ हो गई बैलेंस, नहीं हो गई। अब इसको अगर मुझे ऐड करना है तो जिससे इसमें 10 हो जाएंगे, इसको 2 से करेंगे, ऐड कर देंगे, वो टाइट्रेशन हो जाएगी। कौन सी वाली रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड वाली। अब वो ऐसे कुछ कह दे जी KNO2 का ऑक्सीडेशन करो, ये KNO2 में इस आयन को क्या कहते हैं, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बनना है, बोलो सर, कॉमन सेंस लगा दो थोड़ी सी। नाइट्रेट, बेईमानी देखो मेरी कितनी बढ़िया बढ़िया सीख रहा हूँ। एक O का जुगाड़ करना, बैलेंसिंग के लिए एक O का जुगाड़ करना है, तो सचमुच में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से आया होगा वो, लेकिन फिलहाल बैलेंसिंग में इसको थोड़ी फंसा सकता हूँ, तो क्या करूँ, प्लस H2O हो गया होगा जुगाड़, दोनों तरफ 3-3 हो गए, लेकिन ये फ्री गिफ्ट क्या आ गई, तो क्या करूं यहाँ, अब इधर टोटल नेट चार्ज -1 है,
और इधर नेट चार्ज +1 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा जिससे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। अब बस मेरी रिएक्शन तैयार हो गई। नहीं होगी यार। अब इसको अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो क्या करूँ, ये तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो गया नाइट्राइट। अब पोटेशियम नाइट्राइट आए, हाथी नाइट्राइट आए, घोड़ा नाइट्राइट आए, कोई सा भी नाइट्राइट आए, नाइट्राइट से तो मुझे बस मुझे बोल दो नाइट्राइट से मुझे। अब कहीं किसी का ये आ गया, मान लो K2SO3, तो ये कौन है, नाम बोलो। कईयों के तो नाम भी नहीं आज तक याद हुए, बताओ क्या करूं। कितनी बार पढ़ाते पढ़ाते पहले भी मैं लिखवा चुका। सल्फाइड से बताओ क्या बनाओगे, जल्दी से बेईमानी ऊपर वाली लगाओ। ये उनका इलाज है जो कहते हैं जी हमें रिएक्शन याद नहीं होती। अब सल्फाइड सल्फेट भी मुझे याद नहीं होते, तो फिर तो मैं अब केमिस्ट्री बेकार ही पढ़ रहा हूँ। कैसे करूँ, एक O का जुगाड़ करना, तो इसलिए क्या करूँ, अब तो मेरे से आगे आगे बोल रहे ना जिन्हें समझ आ गया। अब 2H फ्री गिफ्ट है तो इधर 2H+। अब इधर टोटल नेट 2 नेगेटिव है, इधर नेट न्यूट्रल है। 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे, काम हो गया। एक मिनट रुक जाओ जी जरा, कुछ लोग अभी भी आ ही जा रहे हैं, उनका छूट जाएंगे। भंडारी जी बोलो, हो गया नहीं हो गया। भंडारी जी बोलिए, आया या नहीं आया, पता नहीं। हाँ मैं ही तो कर रहा हूँ। अब बताओ आया नहीं आया, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, कि ये हुआ या छूट गया आपका। तो देखिए रुखसार जी, आपका हुआ या छूट गया आपका भी। तो देखो ध्यान से, ये वाला तो हो गया था नाइट्राइट वाला, है ये भी छूट गया। तो देखो ध्यान से, नाइट्राइट तो समझते हो NO2 नेगेटिव को कहते हैं, और सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव को कहते हैं। नाम तो पता है या नहीं, अगर नहीं पता तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपको याद ही करना है। आपका नाम रुखसार है, आपका नाम भंडारी जी है, आपका नाम एनी शाह है, तो मुझे याद ही रखना पड़ेगा। अब नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होना है तो हमारे सुन रखा है NO3 नेगेटिव भी कोई होता है, तो एक O आ जाए तो NO3 बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होना है तो हमने सुन रखा है SO4 2 नेगेटिव भी कोई होता है, तो एक O आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट ही बनाना है, और सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से सल्फेट ही बनाना। अब एक को बढ़ाने के लिए मैंने क्या चाल चली, बैलेंसिंग के लिए पानी को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल करता हूँ, बार बार स्टेपनी वर्ड लगाता हूँ पानी के लिए। तो मैंने एक H2O डाल दिया, एक H2O डालते ही O तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ फ्री गिफ्ट एक्स्ट्रा में 2H+ आ गए, तो उन्हें मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने बोला यहाँ नेट चार्ज -1 आ रहा है, देखो सोच के, और इतने हिस्से पे नेट चार्ज +1 आ रहा था, तो इधर भी 2 नेगेटिव ऐड करने से ये भी नेट चार्ज -1 हो गया। दिमाग लगाओ, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन बड़ी आसानी से बनती है जरा सी कॉमन सेंस लगाने से, कि सल्फाइड के अब सल्फाइड के नाम पे वो सोडियम सल्फाइड कहे, पोटेशियम सल्फाइड कहे, हाथी सल्फाइड कहे, घोड़ा सल्फाइड कहे, हम तो यही वाली कर देंगे। ऐसे कोई सा भी नाइट्रेट कहे, हम तो ये वाली कर देंगे। अब सल्फाइड में भी यही फंडा लगाया, एक को बैलेंस करने के लिए एक H2O डाला, 2H+ फ्री में आ गए। फिर चार्ज मेंटेन करने के लिए इधर टोटल 2 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव नेट बनाना था तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। आ गया क्या, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7,
इससे तो अच्छा पीछे वाला ही था, वहाँ तो 4 ही थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो 4 ही थी कल। ठीक है, अब वो हमें बहुत बड़ा बुद्धू समझ रहा। पिछले आर्टिकल में 4 रिएक्शन ऐड करके दिखाई थी या एक ही ऐड करके दिखाई थी? और इस बार इसने, पहली बात तो हमने तो 7 कर ली, इसने तो 4 ही पढ़ाई हैं। +3 यहीं लिख लेना, चाहे कॉपी में लिखी है तो भी यहाँ लिख लेना। फिर इन्हें इस वाली में ऐड करना है या नहीं? हर बार ये ट्रिक भी सिखा दी कैसे लिखते हैं। तो इसका मतलब कि MnO4 के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की या पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की रिएक्शंस तो बड़ी आसान है। दोनों केस में हाफ रिएक्शंस लिखने की ट्रिक समझ आ गई या नहीं? बस हाफ रिएक्शंस ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। काश पेपर में आ जाती तो अच्छा था। अब यहाँ ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन। तो यहाँ H+ कम है, H+ ज़्यादा है? बोलो। इस वजह से प्रोडक्ट बदल गया, इस वजह से E0 वैल्यू बदल गई। तो इस बात को कह रहा, कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग रिडक्स पोटेंशियल। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, छोड़ो। अब इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो इन्फ्लुएंस H+ से E0 वैल्यू अफेक्टेड होती है, प्रोडक्ट अफेक्टेड होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये बढ़िया। अब नहीं, E0 वैल्यू बिल्कुल नहीं लर्न करनी मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है, एंट्रेंस वालों को भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैग्नेट एट H+, तो जब भी मैंने बोला था ना ये मीडियम एसिडिक बनाते हैं यहाँ पे टाइट्रेशन में, तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हमने एसिड डाला था, कौन सा? H2SO4। तो वाइवा वाला भी पूछता है, एंट्रेंस वाला भी पूछ सकता है कि जी आपने H2SO4 ही क्यों डाला, HNO3 क्यों नहीं डाला, पढ़ाया था मैंने एक दिन, या HCl क्यों नहीं डाला। तो HNO3 खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पता चला कि MnO4 का थोड़ा सा काम HNO3 ने कर दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो। और HCl की रिएक्शन आपने पीछे पढ़ ली, क्लोरीन की प्रिपरेशन की थी, याद करो, MnCl के MnO4 और HCl में रिएक्शन करा के हमने P ब्लॉक चैप्टर में क्लोरीन गैस प्रिपेयर करी थी। तो KMnO4 हमने तो ऑक्जेलिक एसिड या मोहर सॉल्ट के लिए डाला था, पता चला कि MnO4 HCl के साथ रिएक्ट करने में भी खर्च हो रहा, तो हमारा जो इसका वॉल्यूम यूज़ होगा वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम सिर्फ इसके ऑक्सीडेशन में यूज़ होने वाला मेज़र करना था। आ गई बात पकड़ में। लेकिन वो नई बात क्या कह रहा है कि परमैंगनेट में एसिडिक मीडियम आपने अगर इस तरह से बनाया कि वहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 हो गई, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये परमैंगनेट आयन वाटर को ही ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा। तो फिर से गड़बड़ हो गई, हमें ऑक्सीडाइज करना था ऑक्जेलिक को या मोहर को, और पता चला उसने तो KMnO4 वाटर को ऑक्सीडाइज होने में भी खर्च होना शुरू हो जाएगा या नहीं। तो कह रहा लेकिन कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि रिएक्शन बहुत ही फास्ट करने के लिए तो वहाँ Mn2+ आयंस डालने पड़ते हैं, वो हमने डाले ही नहीं है साइट्रेशन में कहीं। और टेम्परेचर भी हाई करना पड़ता है, तो वो भी हमने कोई ऐसा हाई टेम्परेचर नहीं करा। हालांकि ऑक्जेलिक एसिड वाली टाइट्रेशन में हीट करते हैं ऑक्जेलिक एसिड को 60 डिग्री सेल्सियस तक, और इसमें रूम टेम्परेचर पे ही होती है। हो गया। अब क्यों मैंने बुद्धू क्यों कहा था, जो हमने अभी ये 7 रिएक्शंस पढ़ी वो इसने इस बार ऐड कर करके दिखाई हैं। देखना 7 ही हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 7वीं एक मैंने एक्स्ट्रा सल्फाइड की तो है, नाइट्राइट की है, सल्फाइड की है, SnCl2 वाली नहीं दी इसने बस। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता होती नहीं होती, लेकिन हो गई तो मैं फिट कर दूंगा ना। बोलो। अब ये एक नया सरदर्द है। नया सरदर्द क्या है? इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशंस।
इसमें शुगर है 3 ही थी। अब 3 में भी ध्यान दो, पहले इसमें OH नेगेटिव है यानी अल्कलाइन मीडियम हो गया, इसमें OH नेगेटिव है यानी अल्कलाइन मीडियम हो गया, इसमें तो H प्लस है। तो ये तो फाइनली एसिडिक मीडियम में आना चाहिए, छपा किसमें है, न्यूट्रल में और फेंडल में। तो इसका क्या जवाब है, मेरे पास जवाब नहीं है ऑनेस्टली, मैंने कभी दिमाग इसमें मारा नहीं है, कहीं डायरेक्ट मुझे कहीं लिखा पढ़ा मिला नहीं है, मुझे डायरेक्ट फ़िलहाल रिएक्शन याद करनी है। और ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले क्या हमने I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके I2 बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले, और अब I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके मैं IO3 नेगेटिव बना रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कब था, जब मीडियम, और ये कब है, जब मीडियम। तो अपने आप में थ्योरी के पेपर के लिए भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, और बेसिक मीडियम में KMnO4 आयोडाइड आयन को आयोडेट, क्या कहते हैं इसे, आयोडाइट। KClO3 का क्या नाम, पोटेशियम। तो उस हिसाब से क्या हुआ, ठीक है। और अभी हमने पढ़ लिया बेसिक मीडियम में MnO2 बनता था और एसिडिक मीडियम में, इतना तो सीख लिया। अगर सोए नहीं होंगे आज के लेक्चर में तो बस इतना अगर मुझे हेल्प मिल जाए, फिर सारा खेल तो सिर्फ बैलेंसिंग का ही रह गया। और ऊपर वाली की बैलेंसिंग भी सीख ली, नहीं सीख ली, अरे ऊपर वाले की तो बैलेंसिंग भी सिखा दी, अभी नहीं सिखाई कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करना और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, बैलेंस रिएक्शन तैयार हो जाएगी। तो बात बची किसकी। तो अब देखो यहाँ I नेगेटिव से IO3 नेगेटिव बन रहा है या नहीं, आयोडेट बन रहा है या नहीं, MnO4 नेगेटिव से MnO2 बन रहा है या नहीं। अब स्टेपनी कौन, पानी, बस बैलेंस हो जाएगा अपने आप। बेसिक मीडियम है तो इधर H प्लस से बैलेंस नहीं करना, इसलिए OH नेगेटिव से बैलेंस करना। अब ये कौन है, थायोसल्फेट, याद है, सोडियम थायोसल्फेट। देखो स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर वालों, इस आयन को सल्फेट आयन कहते हैं। इसको अल्कोहल कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 11th IUPAC, थायो अल्कोहल, इसे क्या कहते हैं। तो ये ट्रिक सिखाई थी या नहीं ऑर्गेनिक पढ़ाते वक्त, कि O की जगह ऐसा आ जाए तो नाम में थायो लगा देते हैं। अब इसको मैं या बुक वाले ये भी बनाते थे क्या, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बढ़िया से जान लगा के पढ़ा हुआ हो। कुछ लोग इससे समझा देते थे, इससे ऑक्टेट रूल वैलिड रहता था, हालांकि ज़्यादा पॉपुलर डबल बॉन्ड वाला है। अब मैं यहाँ पर दोबारा ही बना देता हूँ, O नेगेटिव, S, O नेगेटिव, O, और यहाँ मैं लगा दूँ S। तो ये क्या बन गया, S2 O3 2 नेगेटिव। ये कौन था नाम, तो ये कौन हो गया, अब बताओ भूलेंगे कैसे। फोटोग्राफी में यूज़ हुआ था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर के एप्लीकेशन में आया था। एक्टिव
जो उसके ऊपर कोटिंग होती थी AgCl की फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको डिज़ोल्व करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट में डिज़ोल्व करते थे। तो थायोसल्फेट भी ऑक्सीडाइज हो गए, तो सल्फाइड से भी सल्फेट बना, थायोसल्फेट से भी सल्फेट बना। सल्फाइड का तो अभी करके दिखाई थी। और बेसिक मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव से MnO2 बनाना। बात हो गई ना। बस अब बैलेंस करना तो किससे करूं? तो इन दोनों में से एक रिएक्शन शायद ये वाली बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, पक्का मुझे याद नहीं दोनों में से कौन सी आई थी। दोनों में से एक आई थी, 99% तो ये वाली आई थी। और मैं अच्छा क्वेश्चन क्या बनाऊं, मेरे को बोर्ड के पेपर वाले कहते हैं इस साल आपको पेपर बनाना, एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4 ऑन आयोडाइड आयन या ऑन Ki इन एसिडिक एंड एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, गिव रिएक्शंस। बोलो। बस हाहाकार मच जाएगा बोर्ड के पेपर में। 10-20% लोग को क्वेश्चन करके आए होंगे, बाकी छोड़ के आ गए होंगे, पता नहीं सर क्या आ गया KMnO। इसलिए वो कहते नहीं मेरे से पेपर बनाने को। पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी, क्योंकि HCl Cl2 बन गया था, अभी बता दिया नहीं। तो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ, HCl के अंदर Cl-1 होता और क्लोरीन गैस Cl2 0 होती है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया, नहीं हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेस क्या है? तो टाइट्रेशन क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिसिस नहीं कर रहे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं टाइट्रेशन को। तो इसलिए यूजेस में क्या आ गया, यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज एज फेवरेट ऑक्सीडेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सब में एक रोल और पढ़ लिया आपने, वो ब्लीचिंग के काम आते थे। मेरा ख्याल वो SO2 था जिसका ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन पे बेस्ड था। बाकी सबका तो हमारे यहाँ जितने दिए हुए सब ऑक्सीडाइजिंग वाले दिए हुए। तो डीक्लोराइजेशन ऑफ ऑयल भी तो ऑक्सीडेशन ही है, ब्लीचिंग ही है, ऑयल की ब्लीचिंग भी। एंड ऑल्सो ये सब ब्लीचिंग एक्शन डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीडाइजिंग पावर। सारे ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस भी तो हो रहे KMnO4 के। अब आया जी लास्ट, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल तो याद है, दिखा दी थी। इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पड़े हैं बेचारे, नीचे। लेंथनम तो डी ब्लॉक में है, लेंथनम का सिंबल La है। और उसमें फिर वो 14 लेंथेनाइड्स आते हैं जो सीरियम से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, जल्दी बोलो, ल्यूटियम तक। अब आज ट्रिक सीख जाओगे, आज से भूलोगे कि कहाँ तक जाते हैं। और इस लेंथेनम की प्रॉपर्टीज़ भी इनसे मैच करती है, तो इसलिए जनरली 15 एलिमेंट्स, F ब्लॉक इन्हीं को कहते हैं। कभी F ब्लॉक भी 15 लिखा हो। इन 15, मैं 15 ऑलरेडी काट रहा हूँ, F ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सबको कलेक्टिवली लेंथेनॉइड्स Ln कह देते हैं, जनरलाइज फार्मूला Ln। ऐसे ही एक्टिनियम, और एक्टिनियम में कौन कौन होते हैं, 14 एलिमेंट्स। और 14 एलिमेंट्स के नाम पे कौन कौन, जल्दी बोलो। थोरियम से लेके, एक्टिनियम तो एक्टिनॉइड नहीं है ना, गिनते उसे साथ में, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, तो एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज़ भी इनसे मैच करती हैं, क्योंकि बेसिकली तो इसी घर के हैं सारे। याद है ना, फोटो बनाई थी पिक्चर पीरियोडिक टेबल में कि सब के सब 3rd ग्रुप में हैं, और ये 6th पीरियड में है, और ये 7th पीरियड में है। तो इनको इन जनरल An से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और जब आप लेंथ एक्टिनाइड्स के केस में लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो तो साइज़ थोड़ा थोड़ा सा वेरिएट करता है, ठीक है। तो साइज़ के वेरिएट करने से या थोड़ा सा साइज़ के वेरिएशन से प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आता है,
अगर ये बात स्टडी करनी हो तो किन्हें स्टडी करते हैं, लेंथेनॉइड्स को या एक्टिनॉइड्स को। समझिए क्या बेईमानी कर रहा है कि 3 बातें हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर, एक एटॉमिक साइज और हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले कौन कौन से हैं उनके नाम। अब देखना कितनी बढ़िया से हम करते हैं, बस रीडिंग 5, 7, 10 बार लगा लेना, हो जाएगा याद। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनॉइड्स जिसमें 14 एलिमेंट्स, लेंथेनम को भी गिन लेते हैं, एक्टिनॉइड्स 14 एलिमेंट जिसमें एक्टिनियम को भी गिन लेते हैं 14 से अलग। अब वो रीज़न आ गया देखो कि लेंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स लेंथेनॉइड्स, इट इज़ यूजुअली इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, और इसलिए सिंबल क्या दे देते हैं, तो जो बात मैं यहाँ समझा रहा था। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स का हो गया, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, लेंथेनॉइड्स रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनमें इतनी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज नहीं है जितनी फिर ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते थे। तो दिखाते तो ये भी हैं, लेकिन लेंथेनॉइड्स तो इतने बदमाश कि इवन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले केमिस्ट्री के कंसेप्ट की भी बेइज्जती कर देते हैं, और बस भयंकर रूप से दीवाने हैं +3 स्टेट के। अगर इसके लिए इन्हें अपना हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेटस भी छोड़ना पड़े ना, वहाँ तो सब दीवाने थे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बनने के, लेकिन लेंथेनॉइड्स को बस हमें किसी भी पागलपन की हद तक जाके चाहे हाफ फिल्ड स्टेटस भी छोड़ना पड़े, फुल भी छोड़ना पड़े, बस हमें क्या बनना है। क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं दिया हुआ, बस इतना बोला हुआ +3 मोर स्टेबल, +3 मोर स्टेबल, वाई कोई जवाब नहीं, ठीक है। अब इस बात को इसने ऐसे घुमा दिया, हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एंड अब अलग बात, देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along a series। तो बताया था भी ऐसे जाने से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है हमेशा ही, लेकिन साइज़ बहुत थोड़ा सा वेरी होता है, थोड़े साइज़ वेरिएशन से प्रॉपर्टीज़ पे क्या पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ता है। और मज़ेदार बात, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा है कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसका मतलब पढ़ाएगा नहीं। कॉम्प्लिकेशन क्यों है, ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको पढ़ा दिया था इस लेसन के शुरू में, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा क्यों। तो ये तो +3 तक दीवाने हैं, एक्टिनॉइड्स भी जनरली +3 दिखाते हैं लेकिन और भी दिखा देते हैं, तो वाइड रेंज हो जाएगी एक्टिनॉइड्स की। क्यों अभी समझ रहे हैं, और उससे भी मज़ेदार बात, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज ऑफ, तो रेडियो एक्टिव स्पीसीज पे कौन साइंटिस्ट काम करना चाहेगा, कौन अपनी जान आफत में डालेगा, तो इसलिए भी इन पे काम कम करते हैं, कर रहे हैं। कई लोग मर लिए अपने बेचारे इसी में काम करते करते, रेडिएशंस खा के। डन। अब लेंथेनॉइड्स में आते हैं, और लेंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या ये होना चाहिए, पेनल्टीमेट, स्टेपनी, स्टेपनी समझ गए क्या, कुछ जुगाड़ बनाने के लिए बीच में डी को इस्तेमाल करना पड़ जाता होगा। क्यों जुगाड़ वर्ड क्यों लगा रहे हो, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था याद करके देखो, 6s 4f 5d और 6p, याद आई वो डायग्राम की लाइन ट्रायंगल वाले। तो 6s के बाद कौन भर गया होगा, भरा गया होगा 4f 14 पूरा हो लेगा तब 5d पे जाना चाहिए ना,
लेकिन आप देखोगे बिना 4F14 वालों में भी वो 5D को कभी कभी इस्तेमाल कर लेगा। तो क्या इस्तेमाल है, वही ट्रिक है, वही बढ़िया से समझाऊंगा और उसे याद रखने के लिए भी बहुत बढ़िया ट्रिक दे दूंगा। तो इसलिए मैं से बोलूँ तुम तो कौन हो, स्टेपनी हो। स्टेपनी क्या मुसीबत के वक्त काम आने के लिए होती है गाड़ी में। तो ये डी भी बेचारा मुसीबत के वक्त काम आएगा, देखना कैसे अभी 5 मिनट बाद। 5 मिनट का तो टाइम नहीं बचा। चलो कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया। तो मैं इस बात को बोलूँ फुल, अब लेंथेनॉइड्स में जब मैं हूँ तो एन की वैल्यू क्या होनी है, 6 पीरियड, तो 6s2 फुल होगा, बोलो। एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4F या नहीं, 4F में 1 से लेके 4 तक कितने भी हो सकते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलूँ, वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4F। और डी कभी कभी एज ए स्टेप नहीं है, तो वो भी सही मायने में वेरिएबल वर्ड में आना चाहिए था, लेकिन खैर अब देखो ये खड़ा गोलमाल कर गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6s2 कॉमन सब में है ही भरा हुआ, वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4F, डी वाली बात तो ये खा ही गया। तो मैं तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख के आता हूँ लेंथेनॉइड्स का। और मैं अगर यहाँ ln लिख रहा हूँ तो 0 लिख दूँ, 0 to 14। ln में लेंथेनम वाले में तो 4F 0 होगा ना, बोलो। लेंथेनम तो डी ब्लॉक में है ओरिजिनली, तो उसका 4F 0 होगा। और ये अगर बाकी लेंथेनॉइड्स के लिए कर रहा हूँ तो n-2 1 to 14। डन। कुछ मुश्किल। अब +3 वालों में क्या होगा, 2 ही हटेंगे। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 2 ही हटेंगे। उसके बाद अगर डी वाला हुआ तो डी वाला हट जाएगा, और डी बीच में नहीं हुआ तो ये भी हट जाएंगे, ये अगर हुए तो ये भी हट जाएंगे। तो फिर क्या रह जाएगा, बस बोलो एफ में ही रह जाएंगे बस। अब वो 1 से लेकर 14 तक कितने भी हो सकते हैं, अगर तीनों ही हट गए तो 4F14। और 2 इसमें से ये वहाँ हुए ही नहीं, इसमें से एक हटा तो 13 भी रह सकते हैं। अब एफ में 1 ही था तो 0 हो जाएगा, 2 थे तो 1 हो जाएगा, 3 थे तो 2 रह जाएगा। ये तो मानेंगे ना, खाली FN रह जाएगा। और मान लीजिए आपको हमें नहीं पता आप क्या बोले जा रहे हो, ये लेंथेनॉइड्स का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है LN का। अब इस +3 पे ध्यान दो, लेंथेनम डी ब्लॉक वाला क्या हो गया, 0। और बाकी कितनी ईमानदार, कितना सुंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो +3 स्टेट में खाली FN ही तो रह गया है, नहीं 0 से लेके 14 तक कितने भी, 0 वाली बात इसलिए नहीं लिख रही भाई वो तो सचमुच में डी ब्लॉक का है। ये सब याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। नहीं मेरे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। इतना तो याद हो सकता है, सीरियम साहब इस बार की गर्मियों में घूमने के लिए यूरोप गए। वहाँ यूरोप में गोल्ड बहुत सस्ता था, खूब सारा गोल्ड खरीदा, ठीक। बोलो। और वो हिंदी में वर्ड है ना, तब मैं वहाँ गया, जब मैं वहाँ, तब जब वर्ड हिंदी है ना, सहारनपुर की हिंदी में तब जब वर्ड है ना, जब मैं वहाँ जा रहा था तब उसने आके मुझे मार दिया। तब सीरियम साहब समर में यूरोप गए गोल्ड खरीदने के लिए, और गोल्ड खरीदने के बाद तब यब कर रहे थे। तब यब, यब जब को भी यब कहते हैं गांव वाले, अगर सुना है मैंने कहीं गांव की भाषा वाले। तब यब कर रहे थे कि तब मैं ये करूँगा, यब मैं ये करूँगा, लुट गए, लुट गए। दोबारा सुने, सीरियम साहब इस समर यूरोप गए, खूब सारा गोल्ड खरीदा, तब यब कर रहे थे, लुट गए। हो गया याद। सीरियम साहब
समर में समेरियम, यूरोप गए यूरोपियम, गोल्ड खरीदा, गोल्ड तो ट्रांजिशन मेटल था नहीं, गैडोलिनियम, तो गोल्ड और गैडोलिनियम में देखो सुर मिला के मिल रहा नहीं। और तब यब कर रहे थे, तो तब वर्ड को गायब करना तो वो भी गायब कर लो, यब कर रहे थे लुट गए, तब नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है भी नहीं वहाँ। तो यब तो सीधा याद नहीं आता ना, तो सुनाने के लिए तब यब कर रहे थे लुट गए, हो गया याद।